Hello everyone, welcome to UPSC Navigator. In this video, we are going to discuss why 850 IRS officers took retirement under VRS in last 10 years. Okay, and after that, we will discuss as a UPSC aspirant what lessons we should learn from this news. ओके तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 850 आईआरएस ऑफिसर जो है इन्होंने रिटायरमेंट लिया अंडर वीआरएस इन लास्ट 10 ईयर। ठीक है, मतलब 2014 से 2024 के बीच में 850 आईआरएस ऑफिसर जो है इन्होंने रिटायरमेंट लिया अंडर वीआरएस। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस न्यूज से हमको क्या सीखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीआरएस क्या होता है। वीआरएस का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यदि कोई पर्सन जिसकी 10 साल की सर्विस हो चुकी है और उसकी एज जो है वो 40 ईयर्स एबव है, तो वो वीआरएस के थ्रू रिटायरमेंट ले सकता है। ओके, तो ये जो न्यूज है ना, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जिनका नाम है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी जी, आप ये देख सकते हैं, ये है। इन्होंने लोकसभा में एक रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि 383 आईआरएस जो थे इनकम टैक्स के और 470 आईआरएस जो थे कस्टम एंड डायरेक्ट टैक्स के, इन्होंने वीआरएस लिया है। ठीक है, ड्यूरिंग 2014 टू 2024 जो था मोदी गवर्नमेंट का टाइम पीरियड। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इतने लोगों ने यहाँ पे वीआरएस के थ्रू रिटायरमेंट लिया है। अब वीआरएस के थ्रू रिटायरमेंट क्यों लिया है, ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखो, इसमें हम देखेंगे वाई रिटायरमेंट क्यों लिया है और लेसन्स जो हमको सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई कि रिटायरमेंट क्यों लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। आप देखेंगे मोदी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में, ठीक है, 2014 से अभी तक, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट होती थी वो यहाँ पे काफी कम हो गई है। ठीक है, आप देखेंगे यूपीएससी में ही पहले जितनी पोस्ट आती थी उसके कंपैरिजन में अब आप देखेंगे पोस्ट काफी कम हुई है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग। ठीक है, क्योंकि यदि आप वैकेंसी निकालोगे, ज्वाइनिंग दोगे, तो आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, सैलरी देनी पड़ेगी, तो उनकी कॉस्ट कटिंग करने के लिए रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। ठीक है, एक बंदा जो है वो दो दो तीन तीन लोगों को यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, क्या होता है, किसी एक बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट का भी चार्ज दे दिया जाता है। ठीक है, तो जहां इसके पास जब एक डिपार्टमेंट का काम था, उसको दो दो तीन तीन डिपार्टमेंट का काम करना पड़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? वर्क प्रेशर, ठीक है, स्ट्रेस, ये सब चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? वर्क प्रेशर एंड स्ट्रेस। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पॉइंट से लिंक है। और क्या होता है वर्क प्रेशर स्ट्रेस कैसे और बढ़ता है? यहाँ पे होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, कैसे? ये जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं, ये इनका काम क्या होता है? ऑडिट करना। ठीक है, अब यदि ये किसी हाई प्रोफाइल केस का यहाँ पे ऑडिट करते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनका इंटरफेरेंस। इसके कारण क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है। ओके, तो ये सब के कारण भी जो आईआरएस ऑफिसर जो है वो वीआरएस ले रहे हैं। ठीक है, रिटायरमेंट ले रहे हैं। थर्ड क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटी। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है इसमें ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड है। ठीक है, आपकी सैलरी है वो एक लिमिटेड बढ़ सकती है। यदि आपको उसके ऊपर कमाना है तो आप क्या करोगे? करप्शन करोगे। लेकिन करप्शन करोगे तो बाद में पकड़ा भी जाओगे, है ना। तो करप्शन जो है ये एक बेटर ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, और जो करप्शन है ये ब्लैक मनी है, इसको आप छुपा के रखोगे। इससे आप सोचो कि मर्सिडीज ले लें, बीएमडब्ल्यू ले लें, तो आप नहीं ले सकते, है ना। इसको आप छुपा के रखो, कब तक रखना है? और किसी दिन छापा पड़ा तो आपका पूरा पैसा गया, आपकी पूरी इज्जत गई। ठीक है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी मतलब ग्रोथ यहाँ पे लिमिटेड है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, अच्छा पैकेज मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो मनी आपको मिल रही है, ठीक है, तो वो है व्हाइट मनी। आप उससे जो खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो व्हाइट मनी है। तो ये जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं इनको प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि यदि इन्होंने 10 साल गवर्नमेंट के अंडर में काम किया हुआ है तो इन्हें पता है कि गवर्नमेंट के अंडर में किस तरह काम होता है। ठीक है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे टैक्स को बचाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर उनको क्या करना है? उनको टैक्स ही बचाना है ना। तो वो इन लोगों का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एक अच्छा पैकेज देते हैं। ठीक है, एक एक दो दो करोड़ का यहाँ पे पैकेज मिलता है। ये लोग जाते हैं वहां पे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ मिलती है, और यहाँ पे इनका काम हो जाता है। तो इसलिए भी जो आईआरएस ऑफिसर्स है ना, वो बेटर अपॉर्चुनिटी तलाश में वीआरएस ले रहे हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है? स्कोप ऑफ करप्शन। अब यदि आप यूपीएससी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि टैक्सेशन में मोदी गवर्नमेंट ने कितने अच्छे अच्छे रिफॉर्म लिए, और जब रिफॉर्म होते हैं तो करप्शन के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। अब करप्शन हो नहीं पा रहा है, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, ठीक है, वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो इसके कारण क्या हो रहा है? जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं वो जॉब छोड़ रहे हैं।
ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं वो अपना वीआरएस के थ्रू रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब देखते हैं कि हमको इससे क्या लेसन सीखने को मिलता है। तो लेसन हम देखें तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, मेकिंग एग्जाम लार्जर देन लाइफ। अब जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं या जिनका एक दो अटेम्प्ट हो चुका है, वो एस्पिरेंट क्या करते हैं, इस एग्जाम को अपनी लाइफ से ऊपर रखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को, कौन से एग्जाम को, यूपीएससी एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट कीजिए, इसको अपनी लाइफ के ऊपर मत रखिए, है ना, कि ये एग्जाम नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि एग्जाम इतना ही इंपॉर्टेंस रखता तो आप ये जो ऊपर देख रहे हैं 800 प्लस जो आईआरएस ऑफिसर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, है ना, ये नहीं लेते। आपने देखा होगा कुछ टॉपर्स होते हैं वो सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं लेते। यदि एग्जाम इतना ही इंपॉर्टेंस होता तो वो ज्वाइनिंग लेते, है ना, जॉब को छोड़ते नहीं, लेकिन उन्होंने छोड़ा, ज्वाइनिंग नहीं ली। इसका मतलब ये एग्जाम इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, यदि आप इस एग्जाम को अपनी लाइफ से ऊपर रखते हो तो क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, लास्ट में क्या होता है, सुसाइड होता है ना। तो हमको ये गलतियां नहीं करनी है, इस एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, ना कि अपनी लाइफ से भी ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हमको सीखने को मिलता है इस न्यूज से। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हमारा, डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर टीचर होते हैं जो ऐसा बताते हैं कि यदि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, है ना, आप कलेक्टर बन गए मतलब आप राजा बन गए, है ना, कलेक्टर जो होता है जिले का राजा होता है, आपके पास इतनी पावर होगी कि आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, इस तरह ग्रैंड एंट्री होती है, इस तरह स्वागत होता है, इस तरह दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं, है ना, वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने से रखने लगते हैं कि यदि हमने यूपीएससी निकाल के कलेक्टर बन गए तो हम राजा बन जाएंगे। ठीक है, क्या भोकाल होगा, क्या पावर होगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, इन टीचर्स की बातें सुन के अपने से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख ली। ठीक है, कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और उन्होंने बिना सोचे समझे यूपीएससी की दौड़ में कूद गए। और यूपीएससी की दौड़ में कूदने के बाद अपने 5 से 6 साल, ठीक है, 5 से 6 साल यहाँ पे बर्बाद कर दिया। ओके, ऐसा भी होता है। तो हमको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचना है। ठीक है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो अपने से। और क्या होता है, आपने किसी वीडियो में देख लिया कि इस टॉपर ने 6 मंथ में 6 मंथ में यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। तो आपको लगता है यार इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, वेल एंड गुड, करिए। लेकिन क्या होता है, 6 मंथ में आपने सोचा कि इसको फॉलो करने के चक्कर में आपने तैयारी स्टार्ट करी, कुछ टाइम मेहनत करी, फिर आपको लग रहा है कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे। क्यों, क्योंकि आपने अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया। जो चीज 1.5 से 2 साल लेती है करने में, ठीक है, उसको आप 6 महीने में करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है अपने से कि भाई मैं 6 महीने में क्वालिफाई कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये एग्जाम का सिलेबस इतना वास्ट है, यदि आप कंप्लीट करने जाओगे ना, कोचिंग वाले ही इसको 1.5 से 2 साल लेते हैं कंप्लीट करने में, उसके बाद भी कंप्लीट नहीं होता। यदि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना तो 1 साल से ज्यादा यहाँ पे टाइम लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में, क्योंकि यहाँ पे होता है जीएस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग आपको करनी है। ठीक है, बिना आंसर राइटिंग के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि मेंस जो है वो पूरा आंसर राइटिंग का गेम है। आप जो सोच रहे हो 6 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, वो नहीं होता। ठीक है, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, टारगेट पूरे नहीं होंगे, तो आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस के बाद एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा कि हमारा टारगेट नहीं पूरा हो रहा, एग्जाम आ रहा, क्या करेंगे, ऐसा वैसा, ये सब चीज होती है। ठीक है, और एक और चीज, ये आपको दिखाया जा रहा है ना 6 मंथ में हमने निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे यदि आप इसकी प्रिपरेशन देखेंगे ना, उन्होंने 3 से 4 साल लगाए होंगे, 2 साल लगाए होंगे। ठीक है, लेकिन बता नहीं रहे, बता इसलिए नहीं रहे क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो साबित करना है अपने आप को, ये चीज होती है। और कुछ लोग हैं जो निकाल रहे हैं, तो भाई उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देखिए पहले। ठीक है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, वो सब चीज देखिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने कर लिया तो सभी वही करने लगेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक ने निकाल लिया, दो ने निकाल लिया, लेकिन सब सोचे कि हम भी 6 महीने में निकालें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने से। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब बात निकली है तो आगे तक जानी चाहिए। आप किसी कोचिंग में जाइए एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, आपको बताया जाएगा कि भाई आपने यदि हमारी कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो आपको 1 साल के अंदर हम आईएएस बना देंगे। अब आईएएस ही क्यों बनाना है, बाकी सर्विस नहीं होती कि यूपीएससी में, हाँ, उनका क्या बोलना है, हम आपको आईएएस बना देंगे। आईएएस क्यों, क्योंकि ये दिखता है, पोस्टर भी लगेंगे तो आईएएस के दिखेंगे, है ना, बाकी सर्विस का कुछ है ही नहीं। तो जो एस्पिरेंट है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, भाई 1 साल के अंदर आईएएस, कोचिंग ज्वाइन कर ली, पता चलता है कि 1.5 से 2 साल में तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, 2 साल लग गए सिलेबस कंप्लीट करने में, फिर 1 साल करेंगे सेल्फ स्टडी। ठीक है, फिर आंसर राइटिंग, पता चला यहाँ पे 5 साल की पंचवर्षीय योजना हो गई।
ठीक है, 5 ईयर प्लान जो होता है वो बन गया। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने से नहीं रखनी है, ठीक है, आपको रेशनल बनना है। जो स्टूडेंट है उनमें रेशनलिटी की यहाँ पे कमी है, काफी कमी है, ठीक है, रेशनल होकर सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, भेड़ चाल जो होती है वो चल रहा है, एक ने कर लिया तो हम भी वही करेंगे। सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग है। तो एक बंदा यदि वो चीज कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप भी वही चीज करने लगो, आप अपने हिसाब से सोचिए, आपको रेशनल तरीके से सोचना है। आप आते हो कलेक्टर बनने, बन जाते हो बुक कलेक्टर, ठीक है, तो ये सब गलतियां नहीं करनी, आपको रेशनल तरीके से सोचना है। आपके जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेस का यदि आप मल्टीपल रिवीजन करते हो ना, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके, ठीक है, ना कि मल्टीपल बुक पढ़ने से, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, आपको रेशनल तरीके से सोचना है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है, ना कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। थर्ड क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऊपर जब हमने रीजन देखे थे तब हमने बात करी थी कि वर्क प्रेशर एंड स्ट्रेस। यदि आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहेगा, है ना, वहां पे आपको स्ट्रेस होगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान यहाँ पे स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस आपको कभी भी हो सकता है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के दौरान, प्री के दौरान, मेंस के दौरान, ठीक है, इंटरव्यू से पहले कभी भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको अभी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि भाई हम सर्विस में पहुंच जाए उसके बाद हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, तब नहीं होता। आपको अभी से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट का, है ना। ये चीज हमको इस न्यूज से सीखने को मिलती है कि हमको इस एग्जाम को लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको करना है। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, इन्फ्लुएंस बाय ग्रैंड एंट्री एंड टॉपर्स वीडियो। बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने देखा ग्रैंड एंट्री, ठीक है, उनको लगता है कि क्या भोकाल है, ठीक है, यदि हम बन जाते तो हमारा भी ऐसा भोकाल होगा, ये पावर होगी, ठीक है। आपको ऊपर से मैंने आपको बताया जो टीचर है ना, वो भी ऐसा बताते हैं कि भाई राजा बन जाओगे। तो जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं, है ना, वो ये ग्रैंड एंट्री, टॉपर्स के कुछ पेड वीडियो होते हैं, इनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना, और इस एग्जाम की दौड़ में कूद जाते हैं, ठीक है, और अपने 4 से 5 साल यहाँ पे बर्बाद कर लेते हैं। तो अपनी कैपेबिलिटी को देखना है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, है ना, इन्फ्लुएंस होके नहीं आना है। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप आइए, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू, है ना, ऐसा नहीं कि आपको ये बाहर से मोटिवेशन लेना पड़ रहा है। और ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये 1 साल आपको काम आएगा, ठीक है, एक एग्जाम देने के बाद ये वापस ये मोटिवेशन चले आता है ना। लंबे टाइम के लिए यदि आपको इस प्रिपरेशन में रहना है, तो आपको इंटरनल मोटिवेशन के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा, है ना। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको काम नहीं आएगा, ठीक है, ना कि ये टॉपर्स वीडियो आपको काम आएगी, ना ही ग्रैंड एंट्री आपको काम आएगी। आपका इंटरनल मोटिवेशन ही आपको लंबे टाइम तक आपको इस प्रिपरेशन में रख सकता है, क्योंकि ये प्रिपरेशन में आपको सिलेबस कंप्लीट करने में ही टाइम लगना है, ठीक है, 6 महीने में 1 साल में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, पेड एंड फेक मोटिवेशन बाय टॉपर, ठीक है। अब यदि आप टॉपर बन जाते हो, है ना, क्या होता है, आपको बड़ी बड़ी कोचिंग जो है वो आपको पैसा देंगी, ठीक है, बोलेंगे आप हमारे कोचिंग में आइए, ठीक है, हमारा प्रमोशन कीजिए कि भाई आपने हमारे से कोचिंग ली, ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, ठीक है। तो ये सब होता है। अब आपको क्या लगता है, जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं, जो या इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आना चाह रहे हैं, वो इनकी वीडियो देखते हैं, उनको लगता है कि यार इन्होंने इस कोचिंग से पढ़ा है तो हम भी ये कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। लेकिन असलियत में उस टॉपर ने उसकी कोचिंग ली ही नहीं, ठीक है, टेस्ट सीरीज उनकी ज्वाइन कर ली, क्यों, टॉपर ने बोला है। टॉपर का क्या है, उनको तो पैसा मिल गया, ठीक है। और फेक मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन वही ग्रैंड एंट्री, है ना, इससे बचना है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमको सीखना है इस न्यूज से, ठीक है। काफी कुछ हमको सीखने को मिला इस न्यूज से कि जो आईआरएस ऑफिसर है क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है, और हमको क्या सीखना चाहिए। सीखने के लिए काफी कुछ मैंने आपको बताया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। और यदि आपका कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इससे यदि आप रिलेट कर पाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको चीजें समझ में आई, ओके। और हाँ, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।